But Lenskart is clearly the big story of the day. Lenskart is finally making its market debut With the much-awaited Lenskart IPO, you're seeking a post-money valuation for almost 70,000 crores in terms of market cap. There is a lot more to do ahead. 7,000 करोड़ का आईपीओ निकलवा देता हूँ आपका। India is the dumbest IPO market that ever existed in the history of IPO market. Are you judging people who invested in us as dumb? विजय शेखर शर्मा के पेटीएम में जिस रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया वो तो डम्ब ही निकला 4 साल बाद। सवाल अब यह है कि लेंसकार्ट और तमाम नए टेक आईपीओज में पैसा लगाने के बाद क्या और डम्ब लोग पैदा होंगे हमारे देश में या कुछ सबक लेंगे वो हिस्ट्री से। जब इतने शोर शराबे के बाद आईवीआर ब्रांड लेंसकार्ट का आईपीओ अब आया मार्केट में तो शेयर बाजार में ना तो पटाखे फूटे ना ही रिटेल इन्वेस्टर के मन में लड्डू। लेंसकार्ट के 7,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिडिंग हुई, मतलब 28 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड। बहुतों ने सोचा होगा टेक स्टॉक है, कुछ शेयर्स मिल जाएंगे तो लिस्टिंग के दिन मुनाफा, पैसा ही पैसा होगा। आफ्टर ऑल कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल शार्क टैंक के बड़े शार्क हैं, यंग और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए रोल मॉडल हैं। इतने सारे लोग उन्हें एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। लेंसकार्ट का नाम बहुतों को मालूम है, घर घर में प्रसिद्ध है। जो कुछ बची खुची कसर थी वो आईपीओ से पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने पूरी कर दी। करीबन 400 रुपए के प्राइस बैंड में अवेलेबल इस आईपीओ को मार्केट में इसलिए लाया गया था ताकि लेंसकार्ट कंपनी की वैल्यूएशन 70,000 करोड़ रुपए हो जाए, जो कि 90,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। वो 90,000 जो हमारे देश का टोटल आईवीआर मार्केट साइज कहलाया जाता है। इसी 70,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन को लेकर पिछले कई दिनों में बवाल मच चुका था। कंपनी का प्रॉफिट टू अर्निंग या पीई रेशियो देखें 230 बताया जा रहा था इस वैल्यूएशन पे, जो कि किसी भी नॉर्मल स्टॉक के एवरेज पीई रेशियो से कई गुना ज्यादा था। मजे की बात यह है कि पीयूष जी खुद ही लेंसकार्ट में इन्वेस्ट ना करें, अगर ये पीई नंबर 70 भी होता, 230 तो छोड़ दो, 70 भी होता तब भी वो इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि पीयूष जी ने तो हमें सालों से शार्क टैंक पर बता के रखा है कि वो तो सिर्फ ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं जहां पीई रेशियो नॉर्मल 15 to 20 या मैक्सिमम 30 से ज्यादा ना हो। लेंसकार्ट के आईपीओ में और भी बहुत सारे लोगों ने रेड फ्लैग स्पॉट किए। एक लॉस मेकिंग कंपनी जो अचानक वन टाइम सेटलमेंट के चलते ठीक आईपीओ से पहले प्रॉफिटेबल हो जाती है जस्ट बाय चांस। पीयूष जी खुद ही इसी कंपनी के स्टॉक को बायबैक करते हैं 52 रुपीज अ शेयर जुलाई के महीने में, और वही शेयर नवंबर के महीने में 382 to 402 रुपीज के प्राइस बैंड में अवेलेबल है आपके और मेरे लिए। कैसा चमत्कार वैल्यूएशन देखिए, कितनी महीनों में बढ़ जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। स्टॉक मार्केट की भाषा में इसे पंप एंड डंप स्कीम कहा जाता है, और पीयूष इकलौते ऐसे फाउंडर नहीं हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर के दम पर खूब पैसा छापा। इस आईपीओ से बंसल 800 करोड़ रुपए अभी कमा चुके हैं और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में पहले दिन 2% रिटर्न मिला। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लेंसकार्ट की कहानी अगर पेटीएम, नायका, मामा अर्थ, ओला इलेक्ट्रिक जैसे गई तो वो जो 2% रिटर्न भी मिला है वो भी हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आईपीओ को हाइप करके, आईपीओ लाकर फाउंडर्स आज की डेट में कंपनी को आगे बढ़ाने से ज्यादा वो खुद पैसा कमाने, अपने शेयर को बेचकर बाहर निकलने के फिराक में रहते हैं। और अब यह ट्रेंड बन चुका है। अंत में रिटेल इन्वेस्टर के पास टेक कंपनी के नाम पर ओवर प्राइस लॉस मेकिंग शेयर ही रहता है। इसीलिए आपको सतर्क होने की जरूरत है। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ के नाम पर रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है। आईपीओ इकोसिस्टम में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जिसकी वजह से कंपनीज अपने आप को टेक कंपनीज बोलकर वैल्यूएशन आसमान तक चढ़ा देती हैं। अरे चश्मा और कॉस्मेटिक्स बेचने वाली कंपनी टेक कंपनी बनकर उड़ कैसे रही हैं? और क्यों भारत में आम इन्वेस्टर सिर्फ इन कंपनीज के मालिकों की पर्सनल ब्रांडिंग के पीछे अपना पैसा फूंक रहा है? इसीलिए शायद हमें डम्बेस्ट आईपीओ मार्केट बोला जा रहा है। कितनी सच्चाई है इस एलिगेशन में, और क्यों हमें डम्ब से स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की जरूरत है अगर अपने बचे खुचे पैसे भी बचाने हैं? देशभक्त में पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमिक्स, डेटा और इतिहास की तरफ थोड़ा सा देख लोगे तो बहुत सीख मिल जाएगी, फिर से हाथ जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से ठीक 4 साल पहले लार्जेस्ट आईपीओ उस समय का मार्केट में आता है पेटीएम या 197 कम्युनिकेशन बोल लीजिए। उसका आईपीओ आता है नवंबर 2021 में, और कितना हाइप था जो आज भी ना ये लेंसकार्ट फेंसकार्ट को पानी पिला देगा। पूरे देश में जैसे जश्न बन रहा था, क्योंकि पेटीएम का जो वैल्यूएशन था वो 1.4 लाख करोड़ हो रहा था और पेटीएम का 18,300 करोड़ का आईपीओ बिल्ड एज इंडियाज फाइनेंशियल यूनिकॉर्न मूवमेंट बने। अब तो बस इंडिया ने हासिल कर लिया। अरे भाई यूपीआई आ गया है, ये पेमेंट मेथड नहीं है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह, इसको एक रेवोल्यूशन बोला जा रहा था। और सीईओ विजय शेखर शर्मा
उस समय उसको गेटवे टू अ कैशलेस इकोनॉमी बोल रहे थे कि हमारे घोड़े खुल जाएंगे, यूपीआई से देश की परिभाषा पलट जाएगी, अमेरिका भी हमारे सामने पानी पिएगी। अरे ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट अलीबाबा, सॉफ्टबैंक ने भर भर कर इसके पीछे पैसे भी लगाए थे। इतना पैसा बहाया था, जहां तक प्रमोशन की बात हो, जहां तक एड्स की बात हो, तो लोग बहुत ही दिलचस्प थे इस आईपीओ को लेकर। लेकिन जो लोग देख नहीं रहे थे उस समय, क्योंकि हम तो सिर्फ हाइप पर बिलीव करते हैं, वो था पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि हम कभी भी एक्चुअली टेक सेक्टर में तो सोचते ही नहीं थे कि भैया पैसा कैसे कमाएगा, क्योंकि बोला जा रहा था हमारे पास डेटा आ जाएगा, डेटा आ जाएगा तो हम लोन देंगे, लोन देंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। यही बोलकर इस स्टॉक को बेचा गया था। वैसे शर्मा की अपनी सोशल मीडिया ब्लिट्स थी, अपनी क्रेडिबिलिटी थी, पूरा ज्ञान देते थे, और इसी के वजह से सब्सक्रिप्शन भी 1.8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब रहा। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो 44 टाइम्स वैल्यूएशन पर चल रहा था, जबकि कंपनी लॉस मेकिंग थी, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही थी। ये सारी चीजें प्लस हाइप और गूगल पे और दूसरे जो वॉलेट्स आने वाले थे उसको भी हम लोग भूल गए। बेसिकली हो यहां रहा था जो शायद बहुत केसेस में हम देख पाएंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट अपना पैसा निकालना चाहता था कि भैया हमने ये स्टॉक तुम्हारे ऊपर फेंक दिया रिटेल इन्वेस्टर, हम तो यहां से कट लिए पतली रस्ती से मोटा प्रॉफिट कमाकर। लिस्टिंग के दिन ही स्टॉक 9% नीचे जाता है। चलो कोई बात नहीं, 9% ही नीचे गया है, यूपीआई है, देश की कायाकल्प हो जाएगी, थोड़ा दर्द हम सह लेंगे। लेकिन उसके बाद स्टॉक नीचे ही जाता रहा, 70% तक नीचे चला गया। मिड 2022 तक 600 तक यह पहुंच गया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी बैन कर दिया, और अब जब कंपनी फिर से फोकस करने की कोशिश कर रही है अपने कोर कंपिटेंसी और बिजनेस पर, तो नवंबर 2025 में आते आते शेयर थोड़ा सा ऊपर आई है, लेकिन आज भी इतने सालों बाद भी अपने आईपीओ प्राइस तक को मैच नहीं कर पाई है। तो जहां तक मूवीज की बात है तो विजय दिनानाथ चौहान एक टाइप पर थे, और विजय शेखर शर्मा भी अपने आप को अमिताभ बच्चन से तो कम समझते नहीं थे फाइनेंशियल वर्ल्ड में, लेकिन अब वो पेटीएम को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने लेसन सीखे हैं। सवाल है आपने और हमने, क्या हमने कुछ सीखा है मार्केट से? शायद नहीं, क्योंकि अगर सीखा होता तो इलॉन मस्क, इंडिया का इलॉन मस्क, उसको तो हम भाप लेते कि कितनी बड़ी धांधली चल रही है। जहां तक ओला की बात है, ओला कैब से मन ऊब गया तो ओला इलेक्ट्रिक खड़ा कर दिया भावेश अग्रवाल ने, और ट्विटर पर्सोना तो वैसे में ही था। मेक इन इंडिया ईवी रेवोल्यूशन का नारा लिया, प्रोडक्ट ठीक से एस्टैब्लिश भी नहीं हो पाया, लोगों ने प्रोडक्ट को परखा भी नहीं ठीक से, बाहर से इंपोर्ट करके एक स्कूटर ईवी डिजाइन ले आए, लेकिन आईपीओ लॉन्च करने में कोई देरी नहीं की। 600 करोड़ से भी ज्यादा की आईपीओ लॉन्च कर दी, 33,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। बड़े बड़े टू व्हीलर कंपनी भी देखते रह गए, और इतना बड़ा आईपीओ मार्केट पे आ गया, लोग भी दबा 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 कर पैसा इसमें डालते रहे। 35% मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए उन्होंने क्लेम किया, तो लोग खुश होकर 4.26 टाइम ओवर सब्सक्राइब कर दिया उनके आईपीओ को। भाई ऐसी ऐसी बातें, हम गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं, हम टेस्ला को इंडिया में आने से पहले ही टेस्ला को हरा देंगे, देखिए कितने सारे लोग हमें प्री बुक कर रहे हैं। उसके ऊपर एक पेट्रियोटिक टेक नैरेटिव जो उन्होंने बनाया। अब राष्ट्र प्रेम के चक्कर में लोग आजकल अपना धंधा चला लेते हैं, और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओला। लेकिन जब पोल खोला तब समझ में आया कि भाई ये सब तो बहुत अंदर हवा है, क्योंकि लॉसेस तो आपके 2000 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। कैश बर्न जबरदस्त तरीके से कैश बर्न तो छोड़िए, स्कूटर ही अपने आप बर्न हो रहा है, और जो स्कूटर बर्न नहीं हो रहा है वो महीनों तक रिपेयर शॉप में बैठा हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर गाली बक रहे हैं, बैटरी फेलियर चल रहा है, रिकॉल चल रहा है, और उसके ऊपर सरकार भी आपको फटकार लगा रही है, क्योंकि आपने वहां इतने सारे जो लॉज हैं उसको भी उसका ठीक से पालन नहीं किया। अब वीसी डिवैल्यूएशन हो रहा था, इसीलिए आपने जल्दी आईपीओ तो कर दिया, लिक्विडिटी ग्रैब तो कर दिया, लेकिन स्टॉक भी कितने दिनों तक जुमले पर चलेगी? स्टॉक भी अल्टीमेटली फैक्ट्स पर ही चलती है। जिस दिन स्टॉक लिस्ट हुआ था उस दिन तो पॉप मिला, 20% पॉप मिला, स्टॉक इवेंचुअली 91 रुपीज तक भी गई, लेकिन फिर स्लाइड करते 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 50 रुपए पर लुढ़क आई, और अब तो 50 रुपए से भी कम पर चल रही है। 10,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब इरोड हो चुका है। सोचिए कितने लोगों का पैसा डूबा है ओला स्कूटर खरीद के, ओला के शेयर्स खरीद कर। तो चेतावनी नंबर 1 तो आपके पास साफ साफ है। जहां तक हुई बात पीयूष की, भाविश की या विजय शेखर शर्मा की, सबने अपना मीडिया, सोशल मीडिया, पर्सनल ब्रांड उसको इस्तेमाल किया, लोगों के अंदर एक एश्योरिटी बैठाई, उनका ट्रस्ट जीता, और फिर उसको मोनेटाइज किया आईपीओ के द्वारा, और फिर लोगों का ट्रस्ट को तोड़ा भी। इसका एक और जीता जागता एग्जाम्पल है मामा अर्थ, और मामा अर्थ के को फाउंडर गजल अलग की बात,
क्योंकि टॉक्सिन फ्री मिलेनियल मॉम की ब्रांडिंग से वो सोशल मीडिया को कब्जा करती हैं। शार्क एक तरफ और दूसरी तरफ उनका इंस्टाग्राम पेज जो वायरल हो जाता है। शार्क टैंक पर तो ऑलरेडी वो दिखती थी, लेकिन अपने डांसिंग रील्स के लिए वो काफी प्रसिद्ध होती हैं इंस्टाग्राम पर। और एक और नवंबर का महीना, एक और इरेशनल एक्सूबरेंस का टाइम, जब लगता था मार्केट में कोई भी आ जाए और वो पैसा बटोर लेगा। नवंबर 2023 में 1700 करोड़ का आईपीओ, नेक्स्ट बिग ब्यूटी डिसरप्टर, मैंने पूरा मार्केट ही हम खत्म कर देंगे। 10,000 करोड़ के साथ एक और मार्केट में आईपीओ उतरता है और बोला जाता है देखिए हम तो 200% हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, फ्लिपकार्ट में हम टॉप 3 अवेयरनेस रैंकिंग पर भी हैं। गजल अलग का फॉर्मूला ही गजब का था। एक तरफ आपने स्टोरी टेलिंग ऐसी बताई कि भैया सेफ फॉर बेबी ईथॉस है, माने बच्चों तक को, उनके स्किन तक को हमारे इस प्रोडक्ट से कुछ नहीं होगा, तो आप तो सेफली लगा सकते हो। उसके ऊपर लोगों को बताया या देखिए 57% रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए सब्सक्राइबर्स भी नाच गाना देखकर, रेवेन्यू ग्रोथ देखकर 38 टाइम्स उसको ओवर सब्सक्राइब कर दिया। जबकि फैक्ट तो यही है कि हवा तो बहुत ज्यादा थी। 2800 टाइम्स द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट सिर्फ 3.7 करोड़ का है, लेकिन वैल्यूएशन आपने इतनी अच्छी, इतनी बड़ी लगा दी, जो कि क्लियरली एक ओवररीच था। क्राउडेड स्पेस ऑलरेडी बढ़ चुका था, नायका पहले से ही थी, पर्पल पहले से ही था। स्टॉक परफॉर्मेंस पहले तो क्लाइम करता है, 45% क्लाइम करता है, लेकिन धीरे धीरे अगस्त सितंबर 2024 के बाद जब वो 500 तक टच कर चुका, फिर वो धीरे आता है, अब 275 के आसपास है नवंबर 2025 में। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इतने सारे एग्जाम्पल तो आपको गिना दिए, और भी एग्जाम्पल हैं तो बोलिएगा पूरी रात निकल जाएगी। बेसिकली आपको ये सारी चीजें बताने का मतलब ये है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको आप पॉलिटिकल नेता की तरह समझिए। वो भी हाइप करते हैं, वो भी आपको जुमला मारेंगे, वो भी प्रोपेगेंडा करेंगे, वो भी एड चलाएंगे, वो भी अच्छे दिन के सपने आपको दिखाएंगे। और मेरा यहां ये कहना नहीं है कि सारे आईपीओस फ्रॉड हैं, सारे आईपीओस गलत हैं। टेक सेक्टर में भी जोमेटो एक एग्जांपल है जहां आईपीओस अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शोर, जो नॉइज है, उसको अलग करना होगा फ्रॉम द रियल सिग्नल्स। और हम तो विल स्टिक आवर नेक आउट, हम तो रिस्क लेकर ये बोल रहे हैं कि जहां आपने स्टॉक में शोर शराबा देखा, जहां आपने ये शार्क टैंक देख लिया, जहां आपने नाच गाना इंस्टाग्राम पर देख लिया, उस स्टॉक से प्लीज दूर रहिए, क्योंकि वो आपको असलियत से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक्स प्रॉफिटेबल हैं, आईपीओस प्रॉफिटेबल हैं, 200 से 900% तक रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आपने शायद उन स्टॉक्स का नाम आईपीओ के समय सुना नहीं होगा। कीन्स टेक्नोलॉजी इंडिया, IREDA, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस, प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, मेदांता। क्या आपने ऐसे स्टॉक्स के बारे में सुना था या उतना एक्साइटेड हुए थे जब इनका आईपीओ आ रहा था? लेकिन यह हो सकता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट फॉलो कर रहे हो, शेयर मार्केट फॉलो कर रहे हो, हेडलाइंस देख रहे हो, तो इन लोगों का नाम आपने जरूर सुना होगा। खूब सारा नॉइज, खूब सारा शोर, खूब सारा एक्साइटमेंट। 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम था, या कार्ड ट्रेड की बात कर लीजिए, डिलीवरी की बात कर लीजिए, अभी लेंस कार्ड सॉल्यूशन सामने आया है, और इसी तरीके का शोरगुल हो रहा है बोट को लेकर, फिजिक्स वाला को लेकर। अब मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, और ना हम यहां स्टॉक रिकमेंडेशन कभी करेंगे देशभक्त पर, लेकिन अगर आप इन चीजों पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा स्टॉक मार्केट समझना चाहते हो, तो पढ़ लो DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, क्योंकि उसमें सच लिखना पड़ता है। कम से कम जो हमारी जो सिस्टम्स हैं वो ये तो फोर्स करती हैं कि अपने ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में उनको लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है, कंपनी की असलियत सामने बयां करनी पड़ती है। कितना बोट मेक इन इंडिया है, कितना बोट मेक इन चाइना है, कितने आईपीज इंडिया में बैठे हैं, कितना सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, कितने साल प्रॉफिट रहा है, अचानक से लास्ट कुछ महीनों में प्रॉफिट कैसे हो गया, कितना सच में मार्केट शेयर है, कितना मार्केट शेयर लूज किया है। इस सब से समझ में आ जाएगा कि मंशा क्या है आपके फाउंडर की। फाउंडर अपने शेयर्स कितने बेच रहा है। अमन गुप्ता शार्क टैंक में बड़े शार्क हैं, इसके वजह से आप पैसा लगा रहे हो। इससे अच्छा तो फिर जाके नदी में पैसा बहा दो, अपने दोस्त को पैसा दे दो। देयर आर बेटर वेज टू लूज मनी। ये जो सडन पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, सारे के सारे टेक आईपीओस कुछ ही महीने पहले आईपीओ से अपना प्रॉफिट कर लेते हैं। ये क्या एक रेड अलर्ट नहीं है? आप सोच रहे हो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं आईपीओ, तो हम भी खरीद लेते हैं। अरे म्यूचुअल फंड अपना 0.051% लगा रहा है, वो भी आपस में साठ गांठ होती है, और वो अपना 1% लूज भी कर जाते हैं। इसीलिए तो म्यूचुअल फंड्स के इतने अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं हमारे मार्केट में। कभी ये भी तो सोचो। और इस सब के बीच में रेगुलेटर क्या कर रहा है? मीडिया कुछ हद तक, कुछ लोग एजुकेट आपको कर देंगे, आपको वार्न कर देंगे, लेकिन एक अनफेयर प्रैक्टिस तो चल रहा है। इलीगल नहीं है, मैं बोल नहीं रहा हूं इलीगल है, लेकिन अनएथिकल तो जरूर है।
तो इस अनएथिकल प्रैक्टिस को रोकोगे, या कल लस्सी वाला भी बोलेगा कि मेरा एआई पावर्ड लस्सी है, अब मैं इसको स्टॉक मार्केट में ला रहा हूं, मैं टेक सेंटर्स में अपना लस्सी सप्लाई करता हूं, तो मेरे पास टेक बैकएंड भी है और इसमें एआई लगाकर मैंने इस लस्सी को बनाया है। एंड में बस आपको एक चीज समझनी है, आईपीओस प्रॉफिटेबल होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, ओनर्स के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों के आईपीओ खंगालोगे, खासकर की आईटी खंगालोगे, तो आपको लॉस ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट बहुत कम, और जो लॉस है उसमें एक क्लियर पैटर्न ऑफ नॉइज ऑफ डिसऑनेस्ट बिहेवियर मिलेगा। इसीलिए जब शंकर शर्मा कहते हैं कि डम्बेस्ट आईपीओ मार्केट है हमारा, तो दुख तो होता है लेकिन झूठ तो नहीं है। डेटा तो इसी तरीके से दिखा रहा है कि हम हाइप के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, जैसे पॉलिटिक्स वैसे ही इकोनॉमिक्स। तो इन लोगों ने भी सोचा कि लोग अगर नॉइज के पीछे भाग रहे हैं, अगर हम नाच गाना करके, हम अगर शार्क टैंक पे आके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उनका पैसा ले सकते हैं, तो हम कर जाएंगे। इसीलिए यू डोंट हैव टू बी डम्ब। प्लीज देखो, समझो, पढ़ो, उसके बाद ही अपना हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट करो। अब हमारे पास तो हार्ड अर्न्ड मनी नहीं है, एडिटर सारा पैसा ऐसे में ही ले जाता है, बोलता है नया कंप्यूटर हर बार नया कंप्यूटर। और आपको भी तो थोड़ा स्मार्ट बनना है। देखिए हमारे ऑडियंस को 50% है, माने मेजॉरिटी ऑडियंस उसमें है जो देशभक्त देखती है लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबाती है। अरे हम तो ये भी नहीं कह रहे हमारे आईपीओ में इन्वेस्ट करो, लेकिन सब्सक्राइब बटन तो दबाना बनता है। प्लीज प्लीज।